सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इन टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो अगर आप अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चैप्टर नंबर 2 जीव जगत के वर्गीकरण के ये जो लास्ट के छोटे दिखने वाले टॉपिक है, इनके अंदर से आप देखोगे प्रीवियस ईयर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि आज का मेरा टॉपिक है वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन। क्या होते हैं ये, कैसे इनकी संरचना होती है और ये क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास आया है टॉपिक क्या, विषाणु। विषाणु के बारे में अगर आप सभी को पता होगा तो विषाणु जब बाह्य वातावरण में रहता है तो ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जब ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो ये क्या करेगा, एक सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो हम ना तो इसको निर्जीव कहते हैं ना ही हम इसको सजीव कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती, और जिनमें भी कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस विषाणु की संरचना होती कैसी है। ये जो विषाणु होते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये हमारे लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे प्लांट्स की बात करें उनके लिए भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये गंभीर बीमारियों को फैलाने में अपना योगदान निभाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने वायरस की। तो सबसे पहले वायरस की जब मैं बात कर रही हूँ, आप अगर इसकी संरचना को देखते हो, विषाणु की हम बात करते हैं तो विषाणु की जो संरचना बनी होती है वो बनी होती है न्यूक्लियोप्रोटीन की। अच्छे से याद रखना है, ये होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की संरचना, न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर न्यूक्लियो का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लियस की बात करें, सॉरी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस यानी कि इसमें क्या होगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि ये क्या होगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा। ये या तो आरएनए होता है और या तो ये क्या होगा, इसका डीएनए होता है। इतनी बात क्लियर। एक ही में दोनों एक साथ कभी नहीं रहते हैं, डीएनए या आरएनए। किसकी बात, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। तो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इतनी बात क्लियर। और प्रोटीन की जब बात करते हैं तो वायरस में प्रोटीन हमेशा किस रूप में होता है, एक कवरिंग के रूप में होता है, एक आवरण के रूप में उपस्थित होता है। तो अगर मैं एक वायरस की संरचना आपको दिखाऊं तो वायरस की संरचना कुछ इस तरीके से, ये इसमें प्रोटीन की कवरिंग उपस्थित है। ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड की एक अगर हम अणु की बात करें है, ये भी छोटे छोटे यहाँ पर संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कैप्सिडोमियर, ठीक है, कैप्सिडोमियर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, या तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही होगा, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या तो इसमें क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारी किसकी संरचना हो गई है, वायरस की संरचना कुछ इस तरीके से। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये बात करते हैं कि वायरस, हमने कहा वायरस किस तरीके से सजीव के शरीर में लक्षण दिखाते हैं, सजीव के शरीर में, और किस तरीके से ये बाह्य वातावरण यानी कि निर्जीव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जब भी हम देखते हैं निर्जीव के व्यवहार में हम देखेंगे कि जो वायरस होता है इनमें क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है, कोशिका हमेशा अनुपस्थित होती है। क्या होगी, हमेशा अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। क्लियर इतनी बात। ये तो इसका निर्जीव गुण को शो कर रहा है। साथ ही साथ जब भी वायरस बाह्य वातावरण में रहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी क्रिया होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। तो इस आधार पर हम देखेंगे, क्योंकि जितने भी सजीव है सभी सजीवों में आप उपापचयी क्रियाओं को देखते हो। साथ ही साथ इनमें जो जनन होता है, जब ये बाह्य वातावरण के संपर्क में रहेंगे तो ये भी कैसा होगा, अनुपस्थित होता है। तो ये तो इसके क्या हो गए,
निर्जीव के गुण होंगे, बाह्य वातावरण में ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा है आपका वायरस। लेकिन जब ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आ जाता है, ये सजीव कोशिका है और ये वायरस है, अगर ये इस कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं तो इसकी जो भी उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं जो होती है वो कैसी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती, यानी कि इसमें शुरू हो जाती, उपस्थित हो जाती है। और जो भी ये जनन होते हैं, यानी कि सजीव कोशिका में प्रवेश करके ये क्या करेंगे, बहुत सारे अपनी जैसी संततियों का निर्माण करते हैं, यानी कि इनका जनन भी सजीव कोशिकाओं में उपस्थित हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब सजीव कोशिका में ये प्रवेश कर रहे हैं तो ये सजीव की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये दोनों ही तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो ना तो ये सजीव है ना तो ये निर्जीव है, लेकिन हम इन वायरसों को क्या कहेंगे, जो वायरस होते हैं ये होते हैं आपके सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी। इतनी बात क्लियर है? ये आपने बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी वायरस के कॉन्सेप्ट में। अब हम देखते हैं कि जो वायरस की संरचनाएं होती है वो किस किस प्रकार की होती है। आपके पास जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो अलग अलग प्रकार की दी गई है, ठीक है। कुछ कैसी होती है, रॉड शेप में होती है, रॉड शेप में होती है, क्लियर। अब ये रॉड शेप होता कैसा है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो क्या होगा, जो यहाँ पर प्रोटीन का कैप्सिड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बेलनाकार जैसा, रॉड के आकार का, है ना, इस तरीके से। ये क्या हो गया इसका, ये ऐसे हम देख रहे हैं ना, ये ड्रम जैसा क्या हो गया आपका, प्रोटीन उपस्थित है, क्लियर। और इसके अंदर ही इसका क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इतनी बात क्लियर। तो ये हो गया इसका रॉड शेप। उसके बाद दूसरा शेप आता है जिसमें आप पढ़ते हो बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसकी अगर हम आकृति देखते हैं, बैक्टीरियोफेज की जब हम आकृति देखते हैं तो इसकी आकृति कुछ कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है ना। तो बैक्टीरियोफेज आपने देखा होगा, बैक्टीरियोफेज वो विषाणु होता है जो बैक्टीरियो का भक्षण करता है, और जो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले विषाणु होते हैं उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो हमेशा डीएनए होता है, डबल हेलिक्स। तो देखिए अगर इसके हम संरचना को बनाते हैं तो बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स संरचना है, तो इसमें क्या होगा, माना ये क्या हो गया इसका, ये इसका कैप्सिड का प्रोटीन यानी कि उसका आवरण हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई है, कैप्सिड हो गई है। उसके बाद इसका दूसरा रीजन आएगा, जैसे कि हमारी ये गर्दन हो गई, फिर ये नेक रीजन आ गया जिसे हम इसमें क्या कहेंगे, ये इसका कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन, ठीक है। फिर इसमें कौन सा रीजन आ गया, इसकी सेथ होती है, ठीक है, सेथ, जैसे हमारा ये ना जिससे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका सेथ रीजन, और इसमें क्या होंगे, इसकी टेल्स प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गई इसकी टेल्स प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। साथ ही साथ अगर इसके हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज में हमेशा डबल हेलिक्स डीएनए होता है, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो रहा है, हमेशा याद रखना है, ये हमेशा डीएनए ही रहता है। क्लियर हो गई है। उसके बाद तीसरी संरचना आप देखते हो, ये होती है पॉलीहेड्रल, ठीक है। ये कैसी होगी, पॉलीहेड्रल होगी। तो पॉलीहेड्रल हम देख लेते हैं, हेड्रल हम यही डायग्राम में देख लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आप देखते हो, ये क्या होगी, पॉलीहेड्रल होगी, और इसके अंदर ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, या हम कह सकते हैं यहाँ पर डीएनए आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसके अलावा भी हम देखेंगे कि और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये आपका हेलिकल शेप है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए है। फिर ये आ गया पॉलीहेड्रल, जिसको हमने देखा इसमें क्या है, ये हेड्रल जैसी आकृति है, और ये कैप्सिड है ना, कैप्सोमियर, और ये क्या है, इसका डीएनए है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा स्पेरिकल शेप भी होते हैं, कुछ स्पेरिकल शेप में भी होते हैं, ठीक है। इसमें आरएनए इसका आनुवांशिक पदार्थ है, और कॉम्प्लेक्स में आपका बैक्टीरियोफेज। देखो स्पेरिकल जो होते हैं, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सुना होगा, तो ये क्या है, आपका स्पेरिकल शेप होता है, सर्पिलाकार आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गई, ठीक है। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब ये जो आरएनए होगा ये किसको डिसीज कॉज करेगा, किसी प्लांट्स को डिसीज कॉज करेगा। क्लियर इतनी बात। ये होते हैं आपके वायरस के प्रकार, तो इतनी बात आप सभी ने क्लियर रखनी है।
ठीक, अब इन्हीं लाइनों को हम एनसीईआरटी में अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा सही करना, इसको हम कैप्सोमियर कहेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका? कैप्सोमियर, कैप्सोमियर कहलाएगा। ठीक है, इसकी छोटी इकाई आएगी आपकी कैप्सोमियर की। ठीक है, चलिए अब देखिए यही बातें हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की। वायरस अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, कोई काम की नहीं है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देता है तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, बनाने में करेगा और मेजबान को भी मार देता है। तो ये अलग अलग प्रकार से संक्रमण करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये सजीव कोशिका में प्रवेश करा, वहीं पर अब वो क्या करेगा? अपनी प्रतिकृति करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और फिर उस कोशिका, जिस सजीव कोशिका में इसने प्रवेश करा होगा, उसको भी भक्षण करने का काम कर लेता है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखेंगे और हमने क्या क्या गुण देखे। यहाँ पर हमें पता चल गया है ये सारे वायरस के आपने गुण पढ़े, टाइप्स पढ़े। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन हम कवर कर लेते हैं। क्या देखो, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है ना। हमने देखा प्रोटीन क्या था? कैप्सिड। ठीक है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। क्लियर है? किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये बात आपको मैंने बता दी है। ठीक है, वायरस केंद्रक प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रमक होता है। देखिए वायरस में जो इसका प्रोटीन है और इसका आनुवांशिक पदार्थ है, ये कैसे होंगे? संक्रमक होते हैं। ये बात साफ साफ कह रहा है, इसके दोनों ही भाग संक्रमक होते हैं। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट्स में वायरस डिसीज करेगा, यानी कि उस वायरस की संरचना में आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमेशा आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, अब जो वायरस क्या होते हैं? जो वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उनके जो क्या होगा, उनके जो आनुवांशिक पदार्थ होगा उसका आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, दोहरी कुंडली वाला डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन जो क्या करेगा? मनुष्य को यानी कि ह्यूमन को संक्रमित करने वाला जो वायरस होता है, उसके पास क्या होगा? उसका आनुवांशिक पदार्थ या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और या तो क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये आपने ये तीनों पॉइंट बहुत ही डीपली तरीके से दे रखे हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर हो गई है? इतनी बात समझ में आ गया है? क्या क्या बोला मैंने? प्लांट को संक्रमित करने वाले वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जो भी वायरस होते हैं, उनका आनुवांशिक पदार्थ डबल हेलिक्स डीएनए होता है। और मनुष्य को संक्रमित करने वाले जो भी वायरस होते हैं, वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, या फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, और या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों ह्यूमन को संक्रमित करते हैं। बहुत अच्छे से ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर याद रखना है। क्लियर? चलिए वही बात है, देखो देख, प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी वाला आरएनए और डीएनए होता है। मनुष्य की बात करिए, ठीक है, मनुष्य या कोई भी जंतु की बात करिए। बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया का भक्षण करेगा, उस वायरस में अथवा जो जीवाणु भोजी होगा, बैक्टीरियोफेज के आवरण वायरस जो कि बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं, प्राय वो कैसे होंगे? ये रहा, दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, ये मैंने अभी अभी बताया। और यह क्या होगा? छोटी छोटी इकाइयों यानी कि उप इकाइयों से बना होता है, जिन्हें हम पेटी कोशक कहते हैं या कैप्सोमियर कहते हैं। ये ध्यान रखना है, कैप्सिड, कैप्सिड की छोटी इकाई कैप्सोमियर, ये मिलकर बने होते हैं। कैप्सिड देखो, कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। तो वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है न्यूक्लिक एसिड है, वो किसके अंदर किसके अंदर बचा हुआ है? किसके, कौन इसे संरक्षित रख रहा है? जो प्रोटीन का आवरण होगा वो इसको संरक्षित रख रहा है। आपने देखा कैप्सिड और फिर आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ये पेटिकांश कुंडलित अथवा बहुफलन ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं।
वायरस से मम्प्स, ठीक है, चेचक, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में जो मोज़ेक बनना होगा, पत्तियों का मुड़ना, कुंजन, ठीक है, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बौनापन, अवरुद्ध वृद्धि, ये सारे के सारे रोग विषाणु जनित होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आगे जब आप 12th में जाते हो, आप विषाणु जनित रोगों के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हो। इतनी बात क्लियर है? तो आपने देखा वायरस की संरचना, वायरस के प्रकार, और साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पर क्या कि किस तरीके से प्लांट बॉडी को जो वायरस डिसीज करेगा उसकी आनुवांशिक पदार्थ डबल हेलिक्स डीएनए होता है। ह्यूमन वाले के पास सिंगल डबल दोनों ही आरएनए डीएनए होते हैं, और जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके पास हमेशा डबल हेलिक्स डीएनए होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा वायरस के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वायरस के इतिहास की बात करते हैं। तो ये जो वायरस शब्द दिया था, ये जो शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे, ये आपके पाश्चर जी थे। ये वैज्ञानिक थे पाश्चर जी। इसके बाद आपको ये सारे वैज्ञानिकों के नाम याद रखने। पहले वैज्ञानिक थे कौन, जिन्होंने वायरस की जो खोज करी थी उसकी शुरुआत करी थी। इन्होंने अपने प्रयोग करे थे, लेकिन इनके प्रयोग से इनको पता नहीं चला था, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल करके जरूर आए थे। क्लियर? तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपके जो वैज्ञानिक थे वो आपके डीजे इवानोविस्की। कौन थे? डीजे इवानोविस्की। अब देखिए ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या करा था, टॉबैक मोज़ेक, जो आपकी तंबाकू की जो पत्तियां होती है उस पर काम करा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, जो आपकी तंबाकू की पत्तियां थी उसको लिया। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, ये तंबाकू की पत्ती थी, इसको लिया। ठीक है, ये था क्या, टबैको लीव थी, इसको लिया। फिर इसको क्या करा, इसको निचोड़ करके, अब ये देखो, ये जो तंबाकू की पत्ती थी ये किससे संक्रमित थी, ये किसी वायरस जनित रोग से संक्रमित थी, है ना। पढ़ते हो तंबाकू मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस, लेकिन अब तक इन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन अभी देखेंगे कि ये संक्रमित थी, पीली पड़ी हुई थी। तो इन्होंने क्या करा, इसको लिया, टबैको लीफ को लिया, और उसके बाद क्या कर दिया, इसको निचोड़ करके इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं सैप निकाल दिया, है ना, हम कह सकते हैं जूस निकाल दिया। हम यहाँ पर शब्द का जो यूज करेंगे वो हम सैप करेंगे। ठीक है, तो इसका सैप निकाल दिया। अब क्या करा इन्होंने, इस सैप को एक बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया जिससे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फ्लास्क का उपयोग करा। ये क्या करेगा, इन्हें ऐसा लगता था कि ये जो टबैको लीफ थी इसमें किसी बैक्टीरिया ने इसको इन्फेक्टेड कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब ये देख रहे हैं तो इन्होंने क्या करा कि अगर ये किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर संक्रमित हुआ होगा, तो हमने जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का यूज करा, तो इसका मतलब उस फिल्टर के ऊपर जब हम इस सैप को, यानी कि जूस था, इसको हम छानेंगे तो उस प्रूफ के ऊपर जो आएंगे वो सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, जो भी मिलेगा वो साफ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक फ्लास्क लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से ये एक फ्लास्क लिया। क्लियर? अब इस सैप को इसके अंतर्गत डाल दिया, यहाँ पर लगी थी यही बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, लिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसमें डाला, अब यहाँ पर इनको ये सैप मिल गया। ठीक है, अब ये सैप तो इनको मिल गया, छान करके ये सैप मिल गया, तो उन्हें ये लग रहा था कि अब ये सैप है तो इसका मतलब ये साफ होगा, क्योंकि ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे वो तो ऊपर रह गए होंगे। लेकिन फिर इन्होंने क्या करा, आगे इसको और परिरक्षित करने के लिए इन्होंने वापस से ये जो सैप था इसको एक स्वस्थ, ठीक है, एक क्या थी, एक दूसरा तंबाकू का पत्ता था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, अब इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद देखा कि ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्वस्थ, जो आपने पहले तंबाकू का पत्ता लिया था, ये भी क्या हो गया है, वायरस जनित रोग से संक्रमित हो गया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वायरस करा था, उन्हें ये लगा था पहले प्रयोग से पहले कि ये कोई बैक्टीरिया जनित रोग है। लेकिन जब उन्होंने ये प्रयोग करा, उनके अनुसार ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर सारे बैक्टीरिया आने थे,
ठीक है, जब जूस को डालेंगे तो सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ आने थे, तब तो यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर लास्ट में जो ये सैप बचा था इसमें कुछ भी नहीं होना था संक्रमित रूप, है ना। लेकिन जब इस सैप को इन्होंने किसी एक स्वस्थ पत्ती पे प्रवेश कराया तो उसने उसको भी संक्रमित कर दिया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, उनके दिमाग में आया कि ये जो निकली है, ये जो चीज निकली है, ये जो यहाँ पर इसको संक्रमित करने वाला जो भी कारक है वो कैसा है, या तो वो बहुत ही कुछ छोटा सा माइक्रोब्स है ना, कोई छोटा सा सूक्ष्म जीव हम कह सकते हैं, या छोटा बहुत ही छोटी सी यहाँ पर क्या हो सकता है, छोटा बैक्टीरिया हो, यानी कि बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो ऐसा बैक्टीरिया है जो इससे भी पार चला जा रहा है, इसका वाटर प्रूफ फिल्टर, सॉरी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पार निकल जा रहा है, कुछ ऐसा इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ छोटा सा कोई सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उन्हें ये लग रहा था, और या तो ये क्या है, कुछ जहर सा है जो कि क्या कर रहा है, क्योंकि जहर तो इससे छन नहीं सकता है ना, कुछ ऐसा जहर सा है जो कि इस पत्ती को संक्रमित कर रहा है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ तक तो किन्होंने डीजे इवानोव्स्की ने अपना प्रयोग करा था और उसके बारे में इतने बातें निकाली थी, और ये कब करा था, 1892 में करा था। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, अगले वैज्ञानिक ने भी सेम यही तक इतना ही प्रयोग करा था, जो आपके कौन थे, दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था M.W. बेंजरिन। M.W. आपके कौन थे, बेंजरिनिक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इनकी कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। देखो, इन्होंने भी सेम यही प्रयोग करा, यही दोहराया। अब इन्होंने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला कि जो वो तरल निकला था ना लास्ट में, उन्होंने उसको क्या कह दिया, ये कोई क्या है, संक्रमित जीवित तरल है, संक्रमित जीवित तरल है, तरल है, तरल है, जो कि क्या कर रहा है, उस टबैको प्लांट की लीफ को संक्रमित कर रहा है। इन्होंने ये वाली बात करी, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से आपको याद रखनी है। इसी को हम क्या कहते हैं, चलो इसी को हम देखेंगे आगे क्या बोलेंगे। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो आपके थे W.M. स्टोनले, W.M. स्टोनले, ठीक है, ये स्टैनले हम कहते हैं। जो ये W.M. स्टैनले थे, इन्होंने क्या करा था, इस जीवित तरल का क्रिस्टलीकरण करा था, क्रिस्टलीकरण करा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस्टलीकरण करने के पश्चात वो जो भी ये तरल था ये क्या हो गया, क्रिस्टलीकृत हो गया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्रिस्टलीकरण करने पर अगर ये तरल क्रिस्टलीकरण हो जाता है तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया के अलावा ही कुछ और है। तो यहाँ तक बात जो स्टैनली जी थे उन्होंने क्लियर कर दी थी कि ये बैक्टीरिया नहीं है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यही बातें लिखी हुई है, ठीक है, मैं बताऊंगी कि क्या यहाँ से पूछा जाता। देखो, वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल, ये बात क्लियर है। सबसे पहले देखो DM, हमने क्या बोला, डीजे, ये डीजे है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, डीजे इवानोव्स्की 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचानना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे, है ना, वो प्रयोग के द्वारा मैंने आपको बता दिया। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब वो निकल गए तो इन्हें लगा कि कुछ बहुत ही छोटा सा माइक्रोब्स है जो कि इस पादप को संक्रमित कर रहा है। उसके बाद फिर वो वैज्ञानिक आए M.W. बेजेरिनिक, ठीक है, 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये कंटेजियम वाइनम फ्लूइड्स है, यानी फ्लूइड्स है, यानी कि इसका मतलब क्या है, संक्रमित जीवित तरल। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छे से आपको ये दोनों नाम ही याद रखने हैं, कंटेजियम वाइनम फ्लूइड्स, या यहाँ पर फ्लूइडम लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये क्या है, तरल है ना, फ्यूल्स हम कहते हैं ना, तरल की बात करते हैं। तो WM स्टैनली 1935 में कब करा था, 1935 में फिर स्टैनली जी आए थे, उन्होंने इस तरल को क्रिस्टलीकृत करा, ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है और वायरस अविकल्पी परजीवी है। तो ये सारी बात किसने बताई है, हमारे स्टैनली जी ने। उसके बाद फिर पता चला कि वायरस क्या है, एक निर्जीव की तरह व्यवहार भी करता है और सजीव कोशिका के संपर्क में आकर के ये कैसा कर रहा है, सजीव की तरह व्यवहार भी कर रहा है। तो ये रहा आपका जो वायरस था, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब आ जाते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरस के बारे में जितना मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट है इसके वैज्ञानिक और इन्होंने क्या क्या तथ्य दिए। तथ्य देखिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी पीवाईक्यू, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इस हिस्ट्री वाले एक पोर्शन से। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं वायरॉइड। अब देखो वायरॉइड क्या होता है, ये वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरस से भी कम इनका अणुभार होता है। ठीक है, वायरस की कमी एक तरीके से हम कह सकते हैं, वायरस की कमी हम कह सकते हैं, वायरस की संरचना में जो कमी हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ संरचना में छोटा छोटा होता है, क्लियर। और इसका जो अणुभार होता है वो भी कैसा होगा, बिल्कुल कम होगा, वायरस से अणुभार भी कम होता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वायरस जो वायरॉइड होते हैं, वायरॉइड की जब आप संरचना देखोगे तो इसमें यहाँ पर प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें केवल और केवल इसमें क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ होता है, केवल इसमें क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है, क्लियर। और इसकी अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन, जैसे मैंने कहा ना, वायरस की कमी, वायरस में ये दोनों संरचना थी, लेकिन अगर हम बात करें कि वायरस की कमी की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वायरॉइड की जो संरचना है उसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये कैसा है, केवल और केवल इसमें एक ऐसी आपको संरचना देखने के लिए मिलती है, ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना। वायरस तो थोड़ा कवरिंग भी थी इसमें प्रोटीन की, लेकिन ये तो अलग ही रूप निकल गया। इसमें क्या होगा, वायरस से अगर आप अलग करोगे तो इसमें आप कहोगे कि इसमें प्रोटीन का आवरण अनुपस्थित होता है और ये वायरस से भी छोटा है। अब प्रोटीन नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका अणुभार भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। अब जैसे कि वायरस हमने देखा कि अलग अलग रोगों को यहाँ पर रोगों से संक्रमित कर रहा है, किसी भी जीव को, किसी भी प्लांट को। तो वायरल जो ये वायरॉइड होता है ये भी क्या करता है, जो आपका पोटैटो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूमर, ठीक है, ये जो ट्यूमर होता है ना, यानी कि पोटैटो आपको कैसे दिखता है, गोल आकृति का होता है सबके घर में, लेकिन जो कैसे होंगे, ऐसे लंबे लंबे से स्पाइंडल शेप के होते हैं। अगर ऐसे पोटैटो आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पोटैटो होंगे ये किस वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिससे कि इनकी संरचना चेंज हो गई है, ये हो गए हैं वायरॉइड से संक्रमित, जिन्होंने इनकी संरचना को चेंज कर दिया है। क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए कब, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, वायरॉइड के केस में सन 1971 में, सन याद कर लो, और वैज्ञानिक कौन थे, टी.ओ. डाइनर, नाम याद कर लेना है, टी.ओ. डाइनर जी जो थे, टी.ओ. डाइनर जी, ठीक है, डाइनर जी ये वैज्ञानिक का नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। डाइनर जी ने किसकी खोज करी थी, वायरॉइड की खोज करी थी। क्लियर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर देखिए एक नया संक्रामक कारक खोजा था जो वायरस से भी छोटा था, ठीक है, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण अस्तर, यानी कि जो कि वायरस में पाए जाते थे, उनका अभाव होता था, इसलिए यहाँ वायरस के नाम से जाना जाता है और वायरस के आरएनए का आणविक भार भी कम था। तो यहाँ पर कहा है कि एनसीईआरटी में आपको लिखा है कि प्रोटीन आवरण और आनुवांशिक पदार्थ का अभाव था, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो वायरस के आरएनए का आणविक भार कम था, तो इसका मतलब इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। केवल ये कैसी संरचना थी, एक तरीके का इसमें आरएनए था, इस तरीके से रवेदार, इस तरीके से इसका आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, बस इसमें कोई आवरण नहीं था। इस तरीके से आप वायरस और वायरॉइड में अंतर कर सकते हो।
इसके बाद एक और संरचना आती है जिसे आप कहते हो प्रियॉन। अब ये जो प्रियॉन होता है ये भी वायरस का ही एक छोटा सा रूप है, इसका थोड़ा सा उल्टा, यानी कि जैसे कि हमने वायरॉइड में देखा, वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव था। अब इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, कौन, डीएनए व आरएनए, ठीक है, इसका क्या होगा, अभाव होगा। इसमें क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। ये उल्टा होता है किसका, वायरॉइड का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटीन जो होगा वो इसमें उपस्थित होता है, इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर, प्रोटीन उपस्थित होता है और ये जो प्रोटीन होता है ये होता है संक्रमित प्रोटीन, यानी कि ये जो प्रियॉन जब भी किसी जीव कोशिका के शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ ना कुछ संक्रमण करता है। क्लियर, यानी कि उनके शरीर में ये गलत प्रोटीन को बनाना शुरू कर देता है और ये काफी खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आपको 2 डिसीज पढ़नी है, एक मैड काउ डिसीज जो कि गाय में होती है, मैड काउ डिसीज जो होती है, और ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है CR जो कैप डिसीज। ये जो डिसीज होती है, ये जो रोग होते हैं ना, गाय में और मनुष्य में, गाय में आप कुछ इस तरीके से देखोगे, गलत प्रोटीन बन रहा होता है, जमाव रहता है, और ये बाद में पता चलता है, 6-7 साल बाद पता चलता है, तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। मनुष्य की बात करें तो सीधा ये जो प्रोटीन होगा वो उनके मस्तिष्क में यहाँ पर इफेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CR जो कैप डिसीज में व्यक्ति कोमा में जाने की पूरी चांसेस रहती है। क्लियर, तो चलिए अब इसी बात को पढ़ लेते हैं। प्रियॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रियॉन देखिए, आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी, तो हम कह सकते हैं ये जो प्रियॉन होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित किया गया है ना। तो इस कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों का प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी को बोवाइन, कौन सा, बोवाइन, ठीक है, स्पॉन्जीफोर, बोवाइन स्पॉन्जीफोर, ठीक है, कौन सा, स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। ये जो डिसीज होती है ये काऊ में होती है, जिसे हमने अभी अभी कहा ना, मेड काऊ डिसीज, इसी को कहते हैं हम, ठीक है, क्या, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंथेफेलोपैथी, ठीक है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काऊ रोग नाम से जाना जाता है, और मनुष्य में इसका सामान्य प्रकार CR जो कैप रोग होता है, जिसका हमने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, CR जो कैप रोग। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपने दोनों के दोनों नाम याद रखना है। क्लियर हो गई है प्रोसंग के बारे में, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है क्लास टॉपिक लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है आप सभी को पता है, लाइकेन आपकी क्या है, कवक है ना, शैवाल, और कवक जब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, एक संबंध इनमें बन रखा है। आप सभी को पता है जो कौन, सबक नहीं, शैवाल, सॉरी, ठीक है, शैवाल की बात, शैवाल और जो कवक होते हैं वो एक दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। जो शैवाल होते हैं आपको पता होना चाहिए ये होते हैं स्वपोषी। तो ये देखो ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, संबंध बना करके रहते हैं। कैसे संबंध, सहजीविता उपस्थित होती है इनमें, ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, एक की मदद कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमें लाइकेन में देखने के लिए मिलता है। लाइकेन की संरचना में हमें कवक और शैवाल दोनों देखने के लिए मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ सहजीवी रूप में रहते हैं। जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं। वो क्या होंगे, परपोषी होते हैं। देखिए शैवाल, माना बात, ये शैवाल है, ठीक है, और ये क्या है, कवक है।
तो ये एक दूसरे के साथ सह संबंध में उपस्थित है। शैवाल स्वपोषी है, यानी कि ये क्या निर्माण कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है, भोजन का स्वयं निर्माण कर रहा है और उस भोजन को यहाँ किसको दे रहा है, कवक को भी दे रहा है। अब कवक क्या काम कर रहा है, कवक यहाँ पर शैवाल को एक तो आवास दे रहा है ना, आवास देने का काम कर रहा है, साथ ही साथ ये भी तो यहाँ मिट्टी से भोजन को, जो भी मिट्टी में पोषक पदार्थ होंगे इनको परपोषण के रूप में लेगा, है ना, और ये जो भोजन होगा उसको भी क्या करेगा, शैवाल को भी बांटेगा। तो आप देख रहे हो शैवाल और कवक के बीच में ये जो सहजीविता है, इसके एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिलता है, लाइकेन में ऐसे आपको सहजीविता देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो चलिए इसी बात को पढ़ लेते, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास होता है। शैवाल घटक को हम शैवालांश कहते हैं और कवक के घटक को हम माइक्रोवायंट यानी कि कवकांश कहते हैं, जो कि क्रमशः कैसे होंगे, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। तो मैंने कहा ना, शैवाल भोजन बना रहा है और कवक शैवालों के लिए आश्रय देता है, यानी कि उनको क्या दे रहा है, आवास दे रहा है, और साथ ही साथ खनिज एवं जल का भी वो अवशोषण करके शैवाल को दे रहा है। इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाया असंभव है कि इनमें दोनों विभिन्न जीव है। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से घनिष्ठता के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो आप अगर लाइकेन को देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन शैवाल है और कौन आपका कवक है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का सह संबंध है और साथ ही साथ एक दूसरे के काम को भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। क्लियर? साथ ही साथ देखो लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। तो लाइकेन की एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बहुत सारे चैप्टरों में आपको देखने के लिए मिलता है कि लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। जिस भी क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा होता है आप उस क्षेत्र में कभी भी लाइकेन को नहीं देख सकते। हमें पता चल जाएगा कि लाइकेन अगर वहां नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रदूषित क्षेत्र है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में जो जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक था वायरस के बारे में, फिर हमने वायरॉइड को देखा था। वायरस की संरचना में आप सबने देखा कि प्रोटीन का आवरण और आनुवंशिक पदार्थ दोनों था। वायरॉइड की संरचना में हमने देखा कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ तो था लेकिन इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं अनुपस्थित था, और इनका जो अनुभार था, इनके आनुवंशिक पदार्थ का अनुभार भी क्या था, कम था। उसके बाद आए आपके क्या, प्रियॉन। प्रियॉन की संरचना हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन इनकी संरचना में वो प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि संक्रमित होता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है जीव। उसके बाद लाइकेन देखा, तो लाइकेन में आप सभी को पता है यहाँ पर कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ सहवास रूप में रहते हैं। तो क्लियर हो गई है? तो मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर इससे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हों उसके लिए तैयार हो गए। तो चलिए एक बार अपना खुद का आकलन कीजिए कि आपने कितना आज की क्लास में सीखा। पहला आपका नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रहा है ये। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें से आपको एक असत्य कथन को पूछना है, ये आपका नीट एग्जाम के प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, इनमें से एक आपको हम कहेंगे असत्य कथन को ढूंढना है। क्या? देखो, विषाणु डीजे इवानोविस्की द्वारा खोजे गए थे, ठीक है, पहला। या फिर WM स्टैनली ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। या फिर कंजेटियम वायरस फ्लूइड पद, ये किसने दिया है, MW विजरेनिंग्स ने दिया है। या फिर तंबाकू में कृमिक रोग और मनुष्य में एड्स रोग विषाणु के द्वारा होता है। अब इसमें से आपको कौन सा कथन गलत लगता है, बताओ जरा। चलिए देखिए, हम अगर देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, तो WM स्टैनले ने दर्शाया था कि विषाणु क्रिस्टलीकृत होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो हमें असत्य कथन को ढूंढना है ना, तो ये तो सही बात है। इसके बाद ये जो अवधारणा दी थी संक्रमण जीवित तरल के बारे में, ये भी आपके MW ने दी थी, तो ये कथन भी सही है। तंबाकू कृमिक रोग है, ठीक है, और मनुष्य में एड्स भी एक विषाणु जनित, ये भी बिल्कुल सही है। कथन गलत किसका है, यहाँ पर विषाणु जो डीजे इवानोविस्की द्वारा खोजे गए थे, ये कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने तो केवल प्रयोग करा था,
इन्हें ये थोड़ी भी पता था वो क्या था, वो क्या सोच रहे थे, कोई छोटा सा बहुत ही छोटा माइक्रोब्स होगा या कोई हम कह सकते हैं कोई जहर होगा। इन्होंने ये अपना निष्कर्ष निकाला था। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरॉइड विषाणु से भिन्न होता है क्योंकि इसमें, ध्यान से देखना है, वायरॉइड विषाणु से किस प्रकार से भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होता है इसमें, या फिर बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, या फिर प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होता है, या फिर बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए कि वायरॉइड किस प्रकार से आपके इससे भिन्न है, विषाणु से भिन्न कैसे है। हमने क्या क्या देखा बताओ जरा। देखो पहला कथन क्या है, प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते। तो हमने देखा वायरॉइड में तो प्रोटीन आवरण होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर दूसरा देखो, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होता है। चलिए प्रोटीन आवरण तो नहीं था, लेकिन वायरॉइड का आनुवांशिक पदार्थ तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, तो ये तो डीएनए दे रखा, ये भी गलत हो गया है। तीसरा है प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रोटीन आवरण नहीं है। बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? इस तरीके से आपके नीट एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आने में भी यही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में असत्य है। देखिए अब ध्यान से रखना है कि असत्य कथन को आपने चूज करना है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सत्य कथन में ही टिक लगा देते जबकि असत्य पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो वायरॉइड है, ठीक है, इसके विषय में आपको एक असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये संक्रमण करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, या फिर इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। तो क्या आपको आंसर मिल गया? बिल्कुल मिल गया होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए वायरॉइड के बारे में हमने पढ़ा कि ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि बात तो सही है। ठीक है, ये संक्रमण करते, हमने देखा ना पोटैटो स्पाइनल ट्यूमर कर रहे थे, ये बात तो इसके बारे में सही कही है, वायरॉइड की बात ही कही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रोटीन का अभाव नहीं है, ये बात भी सही बोली है। ये तो सारे सत्य कथन हो गए, हमसे तो असत्य कथन पूछा गया है। तो क्या होगा, हमने देखा कि इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, जबकि आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका जो आरएनए अणु का, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ का अणुभार होता है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका टिक हो जाएगा। जितने बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया बहुत अच्छी बात है, आपके नीट एग्जाम के लिए ये टॉपिक हो गया है आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार। तो अब इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना जरूर है, नोट्स जरूर बनाने हैं, तभी ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए मुझे लगता है कि आज के लिए आपको क्लासेस काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसके साथ ही साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।